विश्व स्ट्रोक दिवस के अवसर पर आर्टेमिस हॉस्पिटल्स ने पिछले महीने शुरू किए गए अपने नवीनतम समय अभियान की सफलता पर प्रकाश डाला। स्ट्रोक की देखभाल में क्रांति लाने के लिए डिजाइन किया गया एक व्यापक कार्यक्रम है। अपनी शुरुआत के बाद से समय अभियान ने स्ट्रोक के परिणामों में उल्लेखनीय सफलता हासिल की है। स्ट्रोक रोगियों को तत्काल और विशेष देखभाल प्रदान करके आर्टेमिस हॉस्पिटल्स ने उपचार के समय को काफी कम कर दिया है, जिससे बेहतर रोगी परिणाम और कम विकलांगता हुई है। समय अभियान की प्रमुख उपलब्धियों में शामिल हैं: उपचार के समय में कमी, रोगियों को महत्वपूर्ण देखभाल तक तेजी से पहुंच प्राप्त हुई है, जिससे बेहतर जीवित रहने की दर में सुधार हुआ है। बेहतर रोगी परिणाम, समय ने स्ट्रोक सर्वाइवर्स के लिए बेहतर कार्यात्मक रिकवरी और कम दीर्घकालिक विकलांगता में योगदान दिया है। फैलती है, बीमारियों के विषय में जानकारी मिलती है और उनका बेहतर इलाज कहाँ पे संभव है इसके विषय में रोगियों को पता चलता है और वो समय से अपना इलाज करा सकते हैं। हमारे स्ट्रोक प्रोग्राम का नाम समय है। समय एक्चुअली इंग्लिश से है, परंतु सुनने में हिंदी का शब्द लगता है और ये बहुत ही वाजिब शब्द है इस पर्टिकुलर प्रोग्राम के लिए, क्योंकि टाइम इज ब्रेन। ब्रेन की डिसऑर्डर्स में समय की बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन है। तो समय का मतलब है स्ट्रोक एक्यूट मैनेजमेंट एड्स ईयर्स टू लाइफ। तो यदि समय से स्ट्रोक का ट्रीटमेंट किया जाए तो मनुष्य की जिंदगी में कई साल जुड़ जाते हैं। इसी विषय में जानकारी देने के लिए, स्ट्रोक के विषय में हम क्या क्या ट्रीटमेंट कर सकते हैं, क्या क्या ट्रीटमेंट संभव है, उस विषय में जानकारी देने के लिए ही आप सब लोगों को यहाँ पे हमने आमंत्रित किया है। लोगों को हार्ट की प्रॉब्लम्स के विषय में बहुत जानकारी है। सबको पता है कि लेफ्ट साइड में दर्द होता है और वो दर्द यदि हाथ में जाने लगे लेफ्ट साइड में और चलने पे, फिरने पे, एक्सरसाइज करने पे बढ़ने लगे तो इसका मतलब ये एंजाइना है और आपको एक कार्डियोलॉजिस्ट को दिखाना है। बट मैं पूरी तरीके से आश्वस्त हूँ कि ज्यादातर लोगों को ये नहीं पता होगा कि स्ट्रोक के प्राइमरी लक्षण क्या होते हैं। जबकि दिल एक बड़ा शरीफ सा ऑर्गन है, दिमाग बहुत बदमाश है। दिल बड़े आसानी से माफ कर देता है। आपको दिल का दौरा पड़ गया तो रिकवरी हार्ट की काफी अच्छी हो जाती है। लाइफ थ्रेटनिंग वो चीज होती है, लेकिन यूजुअली रिकवरी के बाद पेशेंट अपने ज्यादातर काम ठीक से कर सकता है। परंतु यदि ब्रेन के कुछ सेल्स मर गए, कोई हिस्सा डैमेज हो गया स्ट्रोक की वजह से, तो उसकी रिकवरी संभव नहीं है। वो परमानेंट डैमेज होता है और यदि टाइम पे इलाज ना किया जाए तो जीवन भर के लिए मनुष्य अपंग हो जाता है। तो आप लोगों के माध्यम से हम जनसाधारण तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाना चाहते हैं कि ये स्ट्रोक के मुख्य लक्षण क्या होते हैं। यदि उनको स्ट्रोक के वो लक्षण पता चलें तो इमीडिएटली किसी हॉस्पिटल में जाएं, क्योंकि स्ट्रोक का इलाज घर में या किसी ओपीडी में या क्लिनिक में संभव नहीं। उसके लिए किसी हॉस्पिटल में जाकर भर्ती होना ही आवश्यक है। आई थिंक उसके साथ में यदि स्मोकिंग जुड़ जाती है वो 20% हो जाता है। तो ये मल्टीप्लाई होते चले जाते हैं जैसे जैसे ज्यादा रिस्क फैक्टर्स जुड़ते चले जाते हैं। किस एज में ज्यादा पाया जा रहा है ये? किसी भी एज में हो सकता है। यंग में ज्यादा आजकल आ रही है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, यंग में बहुत ज्यादा हो रहा है। और ये कुछ हमने ऑब्जर्व किया है कि कोविड के बाद जो स्ट्रोक की एज है वो काफी हद तक कम हुई है। पहले कितने प्रकार के होते हैं? अभी बताया मैंने, हेमरेजिक और इस्चेमिक, खून की नस बंद होने के कारण और खून की नस फटने के कारण। दोनों का ट्रीटमेंट सेम ही होता है? नहीं जी, बिल्कुल ही अलग होता है। जैसे 3.5 मिनट में अगर डेथ हो जाती है तो इसके लिए क्या समाधान कोई है? क्या जी? 3.5 घंटे, 4 मिनट के ना 3.5 घंटे। 3.5 घंटे? हाँ, 3.5 नहीं 4.5 घंटे है। डेथ नहीं हो रही है। ब्रेन के सेल्स नहीं, ये नहीं, ब्रेन के सेल्स प्रतिक्षण मरते चले जा रहे हैं। एक क्षण में करीब 30 से 40 लाख सेल्स हैं जो डिस्ट्रॉय हो रहे हैं। तो मतलब 10 सेकंड में कितने हो गए? 4 करोड़। 10 मिनट में कितने हो गए सोचिए। तो इसी प्रकार से ब्रेन में 3 खरब सेल्स हैं। अगर जो ये सेल्स इस प्रकार से मरते चले जाएंगे एक पर्टिकुलर एरिया के, तो फिर मरी हुई चीज को जिंदा करना संभव है। तो उन खून की नसों को खोलने के लिए 2 पद्धति हैं, एक इंजेक्शन की पद्धति और एक खून की नस में तार डालकर
उस क्लॉट को खींचने की प्रवृत्ति। अपनी उपस्थिति के अंदाज वर्ल्ड स्ट्रोक डे के मनाता है आर्टेमिस हॉस्पिटल, तो ये समय क्या है थोड़ा सा इसके बारे में बताइए, क्योंकि स्टॉक एक्टिंग नट्स एड्स और ईयर आपने 5 चीज दी है। तो हमने बेसिकली अंग्रेजी को थोड़ा सा हिंदी रूपांतर कर दिया। तो टाइम इज ब्रेन ये बोला जाता है सारे विश्व में कि जब भी स्ट्रोक है तो आपको एक भी सेकंड वेस्ट नहीं करना है, जल्दी से जल्दी किसी हॉस्पिटल में जाना है ताकि इलाज जल्दी से जल्दी शुरू हो सके। तो उस टाइम को हमने समय में कन्वर्ट कर दिया और एक निमोनिक बनाया कि समय इज इक्विवेलेंट टू टाइम। तो स्ट्रोक एक्यूट मैनेजमेंट एड्स ईयर्स, तो वो जो क्षण आप बचाते हैं उससे आपकी जिंदगी की क्वालिटी ऑफ लाइफ में कई साल जुड़ जाते हैं। ये है समय का प्रोग्राम। सर क्या कारण है स्ट्रोक बढ़ने के? लक्षण क्या है सर, ये भी बताइए। जैसा डॉक्टर अर्चना ने अभी बताया आपको, मुंह का टेढ़ा होना या मुंह का सुन्न होना, शरीर का एक साइड काम ना करना या सुन्न हो जाना, बहुत तेज चक्कर आना, ऐसा लगना कि बहुत तेज सर में दर्द हुआ जिसमें ऐसा लगे कि सर फट गया है, डबल विजन या इम्बैलेंस, ये 5 या 6 मुख्य लक्षण होते हैं स्ट्रोक के। इसका कारण 2 प्रकार से समझ सकते हैं। एक तो ये कि ये बॉडी में क्या हो रहा है जिसकी वजह से स्ट्रोक हुआ, तो कोई खून की नस बंद होने की वजह से होता है स्ट्रोक, जिसे इस्चेमिक स्ट्रोक बोलते हैं, और नस फटने से स्ट्रोक होता है जिसे हेमरेजिक स्ट्रोक बोलते हैं। यदि कारणों का विषय समझा जाए तो कोई एक कारण नहीं है जिसके ऊपर हम लेबल लगा सकते हैं कि इसकी वजह से स्ट्रोक हो गया। तो आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि ओल्ड एज, मेल सेक्स, पर्टिकुलर टाइप की पॉपुलेशन, ये तो वो हैं जिनके बारे में हम कुछ नहीं कर सकते। बट स्मोकिंग, ब्लड प्रेशर, शुगर, लिपिड्स, बॉडी में विटामिन्स की कमी, लाइफस्टाइल, ये सारी चीजें हैं जो स्ट्रोक के इंडिकेशंस बढ़ाती चली जाती हैं। तो यदि शुगर है मान लीजिए, तो रिस्क होने का, स्ट्रोक का रिस्क होने के चांस यदि 2%। इसका मतलब सारे लोग जो उस पेशेंट को बचाने के लिए लगते हैं, एक पूरी टीम लगती है। उस टीम में न्यूरो एनेस्थीसिया और न्यूरो क्रिटिकल केयर एक तरह से आप कह सकते हैं कि सेंटर में रहते हैं। हम सबके साथ काम कर रहे हैं। जैसे ही पेशेंट अराइव होता है ईआर के अंदर, उसके स्ट्रोक किस तरीके का हुआ है, जैसे डॉक्टर तारिक ने बोला बड़े वेसल का स्ट्रोक हुआ है या किसी छोटे वेसल का स्ट्रोक हुआ है, उसको करने के लिए सबसे पहले एमआरआई की ज़रूरत पड़ती है। जब एमआरआई के लिए जाते हैं तो ऐसे पेशेंट्स चूंकि अपने होशो हवास में नहीं होते हैं तो उनको सिडेशन लगता है, सुलाने की ज़रूरत पड़ती है कि ताकि उनकी वो अपनी गर्दन ना हिलाएं उस एमआरआई के अंदर और उनकी इमेजिंग ठीक से आ सके। तो वहाँ से ही एनेस्थीसिया या न्यूरो एनेस्थीसिया या न्यूरो क्रिटिकल केयर टीम का काम शुरू हो जाता है। वहाँ से जब वो उसको सुलाते हैं तो वो ये भी ख्याल रखते हैं कि वो सुलाने की दवाई ज़्यादा ना हो ताकि उसका असेसमेंट भी हो सके, और प्लस वो ऐसी अगर सिचुएशन में है कि वो अपनी ही बलगम को अगर अपनी छाती में ले जाएं तो उस टाइम पे कई सारी चीज़ें खराब हो सकती हैं। प्लस जिस तरीके के ये पेशेंट होते हैं, ये एक उम्र दराज पेशेंट की बीमारी है। वैसे आजकल के टाइम में यंग स्ट्रोक भी आने लगे हैं लाइफस्टाइल्स की वजह से, मगर ऐसे पेशेंट्स को कई बार सिर्फ दिमाग की ही प्रॉब्लम नहीं आती, उनके हार्ट की वेसल्स भी ब्लॉक हो रखी होती हैं। तो ऐसे समय में उनको कार्डियक मॉनिटरिंग और साथ में कई बार वो ऐसी सिचुएशन में होते हैं कि उनको ट्यूब डाल के वेंटिलेटर पे डाल के ही एमआरआई से शुरुआत होती है। फिर वहाँ से हम उनसे पेशेंट्स को अगर क्लॉट बस्टिंग के बाद इनको हमें डीएसए लैब ले जाना पड़ता है वो क्लॉट को निकालने के लिए, तो वहाँ पे भी न्यूरो एनेस्थीसिया की टीम वहीं पे रहती है। वो ना सिर्फ उसको सिडेशन देती है, वो उस टाइम पे ये भी ध्यान रखती है कि ऐसे पेशेंट्स का ब्लड प्रेशर एक पर्टिकुलर लेवल से कम ना हो, क्योंकि अगर उस पर्टिकुलर लेवल से कम जाता है तो उसको रिपीट स्ट्रोक होने के या और दिमाग में और चीज़ों के डैमेज होने के खतरा बना रहता है। और अगर जब क्लॉट निकल जाता है तो ब्लड प्रेशर को बहुत ज़्यादा ना बढ़ने दें, नहीं तो दिमाग में ब्लीडिंग का खतरा बना रहता है। और फिर यही पेशेंट वापस से आईसीयू में आते हैं, वहाँ पे भी जो केयर है वो न्यूरो इंटेंसिव केयर की टीम उसको देख रही है। तो ये एक पूरे टाइम हमारा एक तरीके से आप कह सकते हैं कि टीम कवर की वजह से ऐसे पेशेंट्स और ऐसे कॉम्प्लेक्स पेशेंट्स निकल पाते हैं, जिसमें आईसीयू की टीम का और न्यूरो एनेस्थीसिया की टीम का। और चूंकि हमारे यहाँ पे न्यूरो एनेस्थीसिया और न्यूरो क्रिटिकल केयर की टीम मैं ही हेड करता हूँ, तो ये एक पेशेंट के लिए मुख्य रूप से 2 तरीके के कारण होते हैं। एक जिसमें हम बदलाव कर सकते हैं, जिसको मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स बोलते हैं। दूसरा जिसमें हम बदलाव नहीं कर सकते हैं, उनको नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स बोलते हैं। वो कारण जिसमें हम बदलाव कर सकते हैं वो मुख्य रूप से है मधुमेह यानी कि डायबिटीज़,
रक्तचाप, उच्च रक्तचाप की बीमारी यानी कि हाइपरटेंशन, हाई कोलेस्टेरॉल का होना, सीडेंट्री लाइफस्टाइल यानी कि ज़्यादातर समय बैठे रह के काम करना, या फिर स्मोकिंग यानी कि बीड़ी या सिगरेट का सेवन करना। ये सारे जो कारण होते हैं, इन सब में हम अगर अच्छे तरीके से ध्यान दिया जाए और इन सबको कंट्रोल किया जाए तो ये मुख्य रूप से हम मॉडिफाई कर सकते हैं, इसको उसमें ला सकते हैं। जो नॉन मॉडिफाइबल यानी कि जिसमें हम बदलाव नहीं कर सकते हैं, वो कारण होते हैं जेनेटिक कारण होते हैं, यानी कि परिवार में चली आ रही स्ट्रोक की बीमारी या फिर जिस कारणों से स्ट्रोक हो सकता है। इसके अलावा हमारे ब्रेन में कुछ और भी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, कोई कोशिकाओं का गुच्छा बन सकता है या और भी कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, हम इस बारे में ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं। तो मुख्य रूप से प्रिवेंशन कहते हैं जब हम किसी के अंदर ये रिस्क फैक्टर को पहले आइडेंटिफाई करते हैं, जब उसको जिंदगी में कभी पहली बार भी स्ट्रोक नहीं हुआ। मगर एक बार अगर स्ट्रोक किसी को हो चुका है तो दोबारा ऐसा स्ट्रोक ना हो, तो उसके लिए भी इन्हीं रिस्क फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करके एक एक करके उसके ऑप्टिमल ट्रीटमेंट की उतनी ही आवश्यकता होती है जितनी की प्राइमरी प्रिवेंशन में। और बहुत बार लोग पूछते हैं कि हमारा ट्रीटमेंट क्या हम छोड़ दें, हमें फायदा तो हो नहीं रहा, क्योंकि जो सिम्टम उस पर्टिकुलर स्ट्रोक से उत्पन्न हुए हैं वो वैसे धीरे धीरे सुधार आता है। तो उनको लगता है कि जो मेरे को एक क्लॉट डिसॉल्व करने के लिए या नया क्लॉट बनने से रोकने वाली चाहे एक 70 पैसे की गोली एस्पिरिन है, क्या मुझे बंद कर देनी चाहिए? तो हाँ, आंसर है नहीं, क्योंकि वही है जो एक सेकेंडरी प्रिवेंशन में भी पार्टिसिपेट कर रही है। आपका उतना ही ब्लड प्रेशर का कंट्रोल, चाहे वो एक्यूट फेज है जैसे डॉक्टर